लाइट गया, इन्वर्टर भी थोड़ा फेल हो गया उसी टाइम। लाइट वैसे अभी गया ही है। ठीक है, चलो सब लोग हैं आगे जाने का। चलो, कभी कभी ऐसा अगर हो गया तो अभी क्या हुआ था, अगर कभी ऐसा हो गया अभी क्या हुआ था, मैं मीटिंग से बाहर गया था और सुदर्शन वो होस्ट बना था। वो अब कैसे होस्ट बना था क्या पता, मतलब मीटिंग का हेड वो बना था, तो उसको जो चाहिए वो चेंज कर सकता था। तब अगर ऐसा होता है कि मैं रिमूव होता हूं, तो तुम लोग क्या करने का, मीटिंग में से निकलने का बाहर और वापस एक बार ज्वाइन करने का। ठीक है, चलो। तो अब क्या करने का, इधर किधर थे हम लोग। हाँ चलो, और एक करेंगे, लिखो। एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा यूजफुल कंसेप्ट नहीं है, लेकिन एक आध बार थेरोटिकल क्वेश्चन आ सकता है। आजकल नीट में थेरोटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, 65 टाइम पास क्वेश्चन भी आ रहे हैं आजकल नीट में। तो ऐसा सीडी में तो ऐसा आता ही है, पहले से आता था, नीट में भी ऐसा आजकल आ रहा है। तो ये थेरोटिकल क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है। लिखो क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो। लिखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ओके बताता हूं मैं, रुको। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है बोलता हूं। तो देखो, इधर सरफेस है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन रहता है, देखो केयरफुली, एंगल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हेडिंग लिखा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अभी क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलता हूं मैं। इधर एक ऑब्जेक्ट है, तो ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगा, एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर रहेगा, ठीक है, ओके। इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, if I am applying force in this direction, then frictional force will be in opposite direction. मैं इधर अप्लाई कर रहा हूं ऑब्जेक्ट पे, तो नीचे का सरफेस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल। ये लिमिटिंग है एक्चुअली, एफ लिमिटिंग। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन, चलो सुनो केयरफुली, एंड ये है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, हाँ बोलता हूं, वही बोल रहा हूं। तो नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में। तो नॉर्मल रिएक्शन एंड जो रिजल्टेंट है, इनके बीच में जो एंगल रहता है, नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। रिजल्टेंट एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका यूज क्या है, कभी कभी एंगल ऑफ फ्रिक्शन देंगे न्यूमेरिकल में। क्या यूज है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा यूज है। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन न्यूमेरिकल में दिया है, तो म्यू स्टैटिक एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इनका रिलेशन ऐसा रहता है। म्यू स्टैटिक एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इनका रिलेशन ऐसा रहता है। समझो अगर थीटा दिया है 30,
तो म्यू कैसा निकालेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट कैसा निकालेंगे, tan ऑफ 30, मतलब ये आएगा कितना 1/√3, समझ रहा है ना। तो कभी कभी इंस्टेड ऑफ गिविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या प्रोवाइड करते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोवाइडेड। तो हमको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू कैलकुलेट म्यू फ्रॉम द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का tan लिया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का tan लिया तो क्या आता है, म्यू आता है। अभी इसका भी डेरिवेशन रहता है, ये किधर से आया, कैसा आया, ये भी बेसिक सब बोल सकता हूं मैं, लेकिन इतना डीप क्वेश्चंस, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नीट में, सीईटी में नहीं आता। जेई मेन में कभी कभी आ सकता है, रेयरली आता है, हाँ, लेकिन जेई एडवांस में आता है। तो जो लोग जेई एडवांस और जेई मेन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनका स्कोर आगे आगे अच्छा आता है तो उनके लिए मैं बोलता हूँ ये अंडरस्टैंडिंग का पार्ट, लेकिन नीट एंड सीईटी के लिए कुछ यूजफुल नहीं। ये किधर से आया, डायरेक्टली याद रखो, ये किधर से आया, इधर से आता है, डेफिनेशन जो बताया मैंने उधर से आता है। लेकिन नीट और सीईटी पर्पस के लिए 175 भी स्कोर होता है, 175 स्कोर होने के लिए भी ये अंडरस्टैंडिंग लगता नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो कुछ काम का नहीं है इसलिए नहीं बता रहा, नहीं तो इस पे टाइम पास करके कुछ फायदा नहीं है। चलो, तो म्यू एस इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। समझो अगर थीटा 45 दिया है, समझो अगर थीटा 45 दिया है और हमको म्यू एस निकालना है, तो tan ऑफ 45 निकालने का, तो tan ऑफ 45 कितना रहता है, 1 रहता है। तो ये म्यू एस अपना हो गया 1 है, ठीक है ऐसा। तो थीटा देते हैं, थीटा से म्यू एस निकालने का, इतना ही काम है थीटा का। क्लियर। चलो, तो डेफिनेशन लिखेंगे पहले, हेडिंग लिखा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये डायग्राम ड्रॉ करो। हेडिंग लिखा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ करो, और डायग्राम के नीचे रिलेशन भी लिखो, म्यू एस एंड थीटा का रिलेशन, म्यू एस एंड थीटा का रिलेशन लिखो। लिखा, तो उसके नीचे लिखो अभी क्या, इसके नीचे लिखो, दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन and angle of friction. This is the relation between coefficient of static friction. This is the relation between coefficient of static friction and angle of friction theta. This is the relation between coefficient of friction, coefficient of friction and coefficient of static friction, sorry, coefficient of static friction and angle of friction theta. ठीक है, चलो। आणि एफ रिजल्टेंट क्या है वो भी बोलता हूं मैं, लिखो एफ रिजल्टेंट, नीचे लिखो, एफ रिजल्टेंट इज रिजल्टेंट ऑफ, एफ रिजल्टेंट, नीचे लिखो, एफ रिजल्टेंट इज रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। एफ रिजल्टेंट, एफ रिजल्टेंट is resultant of normal reaction and limiting frictional force. F resultant is resultant of, F resultant is resultant of normal reaction and limiting frictional force. Normal reaction and limiting frictional force. ठीक है, थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो वो तो पहले लिखा है, बस हो गया। ये भी लिखो क्या, उसके नीचे लिखो, इफ थीटा इज 30 डिग्री, नीचे लिखो, इफ थीटा इज 30 डिग्री देन म्यू एस इज, इफ थीटा इज 30 डिग्री देन म्यू एस इज 1/√3। व्हेन थीटा इज 30 डिग्री म्यू एस इज 1/√3। When theta is 30 degree, mu s is 1/√3.
ओके, चलो आज के लिए बस हो गया इतना ही। ओके, आज के लिए हो गया इतना ही, बस हो गया।